Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer Psychology, कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने प्रबंधन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के बारे में डिस्कस किया था। उसी कॉन्टिन्यूटी में आज हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य और उसकी आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत की सफलता उसके प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। अब प्रबंधन, जो कि हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन होती है। अब ये तो हो गया प्रबंधन। अब विद्यालय प्रबंधन क्या होता है? विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना है। विद्यालय, जो कि हम जानते हैं कि एक सामाजिक संगठन है जिसके कुछ निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य होते हैं, और उसमें जो सदस्य हैं उनके प्रयासों को नियोजित करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको मोटिवेट करना और उन पर कंट्रोल करना तथा मानवीय और भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। अब मानवीय और भौतिक स्रोत, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, भौतिक स्रोत जैसे कि आपके आगे विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो कि सारी चीज़ें निर्जीव हैं। अब मानवीय में क्या आता है? मानवीय स्रोतों में छात्र, शिक्षक, प्राचार्य या प्रधानाचार्य, प्रबंध कमेटी के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद और विद्यालय पर्यवेक्षक। अगर हम इसको कड़ी के रूप में, एक चैन के रूप में देखें, तो विद्यालय प्रबंधन में सबसे पहले प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित है। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो हमने इसमें एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक इमेज दिया है, जो कि जिसमें, जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर फैमिली में एक मुखिया होता है। उसी तरीके से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा विद्यालय है, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मुखिया है, जिसे कि हम प्रबंधक कहते हैं, या वहाँ के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, वो वहाँ के मुखिया हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को वहाँ के सारे स्टाफ को, सारे स्टूडेंट्स को, सबको फॉलो करना पड़ता है। और उन्हीं का जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे फंक्शंस हैं, उसको सब वही गवर्न करते हैं। और वो जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा निर्देश देते हैं, उसको हम सभी को फॉलो करना पड़ता है। और इसके बाद हम इसमें आएंगे, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, समय और परिस्थितियों के अनुसार वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो अपनी उद्देश्यों में या फिर अपनी जो कार्य विधि है, प्रक्रियाएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन ला सके। कहने का मतलब एक रिजिडिटी ना हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। प्रबंधन में व्यावहारिकता हो। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास किया जाता हो, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जाता हो। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसका पहला उद्देश्य है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करना।
दूसरा है मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, मीन्स आपस में कोऑर्डिनेशन सिखाना, कैसे मिलजुल कर रहना है, ये एक स्किल है, उसको प्रमोट करना, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिससे कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं आपस में मिल के काम करें, और उनको मतलब एक उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ उनको सिखाना किसी टास्क को देकर। तीसरा है विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन एवं संयोजन। चौथा है विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। सहयोग की भावना लाना, लोगों के अंदर हेल्पिंग बिहेवियर शो करने के लिए उनको इनकरेज करना, और जब लोग टीम में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई काम रुकता नहीं है बल्कि सुचारू रूप से कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जटिल समस्याएं होती हैं, लेकिन जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उन जटिल समस्याओं का समाधान वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। अब यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। इसका यहाँ हम ये, जैसे कि हम जब कभी भी जब भी हम कोई टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं तो वो टीचिंग मेथड कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है बच्चों पर। देखिए, जैसे बच्चों के लिए कुछ टीचिंग मेथड्स अलग होते हैं, बड़ों के लिए थोड़े अलग होते हैं, तो बहुत से टीचिंग मेथड से कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई किया जाए कि बहुत आसानी से बहुत कम समय में बच्चों को सिखाया जा सके और इस तरीके से कि उनको काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहे। तो कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसको जानने के लिए, और अगर कोई नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसमें क्या कमी है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम फीडबैक के थ्रू अगर जो बेहतर है उसको और बेहतर बनाएं, और जो जिसमें कमी है उसको सही करें। तो इन सब चीज़ों के लिए अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, जो कि विद्यालय प्रबंधन का एक उद्देश्य ये भी है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके कार्य क्या हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय स्थापित करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और समूहीकरण करना। चौथा है पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम नियोजन प्लानिंग और उसका कार्य विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंध करना, जिससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना, लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का गठन करना। इसके मतलब स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, स्वास्थ्य शिक्षा, आप हेल्थ को कैसे अपने बेहतर रख सकते हैं, इसके लिए जागरूकता के लिए प्रोग्राम चलाना। विद्यालय की कार्यालय की देखभाल, विद्यालय का बजट बनाना, गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय, इनके बीच एक समन्वय स्थापित करना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रमों में लगाना जिससे कि उनका हेजिटेशन दूर हो, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, उनको एक दिशा मिले और वो अपनी पर्सनालिटी को रियल फील्ड में जाके डेवलप कर पाएँ। बच्चों में मिलजुल कर कार्य करने की भावना विकसित करना, मतलब उनको एक टीम वर्क में काम कराना जिससे कि वो एक दूसरे के सहयोग को समझ सकें, उनके बीच इंटरेक्शंस हों और मिलजुल कर काम करना सीखें। विद्यार्थियों को समाज सेवा में लगाना ये हो गया था, बच्चों में मिलजुल कर कार्य करने की भावना को विकसित करना। और नेक्स्ट पॉइंट है छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, जो कि सबसे एक कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपलब्धि का मूल्यांकन मतलब जैसे कि आप लोग के बीटीसी डीएलएड में और किसी भी जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कि हमारे सेशनल टेस्ट होते हैं। तो वो जो टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट है कि आपने अब तक कितना अचीव किया, आपकी क्या उपलब्धि है अब तक की, उसको हम फीडबैक लेते हैं उसके थ्रू कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं। अगर उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट आपके अंदर ले आएँ।
नेक्स्ट है अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना, विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्माण करना जो कि सभी के लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो, वेलफेयर सभी के वेलफेयर को ध्यान में रख के बनाया जाए, और विद्यालय नीतियों और अध्यापकों के कर्तव्य के पालन में सामंजस्य होना चाहिए, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, विभागीय अधिकारियों से सहयोग का आदान प्रदान करना। अब इसकी हम आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी सुसंगत प्रबंधनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में अव्यवस्था फैल जाने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए एक प्रभावशाली प्रबंधक विद्यालय में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित ढंग से रखने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता मैंने बता दिया, आवश्यकता एवं महत्व इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व होता है, ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड होती है, उसको उसके अनुसार उसके आधार, उसके बेस पे ये चलती रहती है निरंतर। दूसरा होता है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। तीसरा मानवीय संबंधों में सहायक है, लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाता है, समाज के विकास में सहायक है। जैसे कि समाज के विकास में, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर शैक्षिक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं एकेडमिक कि वहाँ पे प्लेसमेंट, रोज़गार के अवसर दिए जाते हैं, जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट होता है, तो वो भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होता है, और हमारी जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, जिससे कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। कार्य को संगठित करने में सहायक, वो नेक्स्ट है कार्य संस्था की गुणवत्ता में सहायक। अब बात आती है कि गुणवत्ता में सहायक हम ये ले सकते हैं कि जब संस्था में हम जब मैनेजमेंट के थ्रू जब हम उसके जो पांचों फंक्शंस हैं उसको फॉलो करते हैं, तो हम विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड टाइम के अंतर्गत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो उससे हमारी जो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है वो भी हमारा कम लागत में अधिक प्रोडक्शन होता है, हम ये कह सकते हैं। इससे हमारी सक्षमता बढ़ती है, प्रबंधन की क्षमता बढ़ती है, और गुणवत्ता में भी ये सहायक होती है, क्योंकि प्रबंधन के थ्रू हम किसी भी कार्य को एकदम प्लान वे में करते हैं, जिससे कि हम अपने उद्देश्यों को बहुत आराम से पाने की पूरी कोशिश करते हैं, और लोगों में बिना किसी को असंतुष्ट प्रदान किए हुए, बिना किसी को किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, तो उस चीज़ को रोकते हुए हम गुणवत्ता में, संस्था की गुणवत्ता में इसको सहायक मानते हैं। क्षमता वृद्धि में सहायक बता चुकी मैं। नेक्स्ट है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के स्रोतों का संकलन तथा उसमें समन्वय करने में सहायक। प्रबंधन विकास का दिशा निर्देशक, ये प्रबंधन में क्या है, डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन देते हैं, विद्यालय प्रबंधन में डायरेक्शन दिया जाता है जिस रास्ते पे अदर जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं उनको चलना होता है। लास्ट वन है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक फैमिली है, तो हम उसके एक सदस्य के रूप में हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा होता है तो उसमें हमें भी फ़ायदा होता है, अगर उसको किसी तरह का लॉस होता है तो वो हमें भी होता है। तो कहने का मतलब हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य से मतलब रिलेटेड होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि
विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक एवं विस्तृत है और इसके अंतर्गत वे सभी शिक्षक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों एवं कार्यों से है, जैसे प्रधानाचार्य एवं छात्रों का संबंध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधानाचार्य एवं अध्यापक का संबंध और विद्यालय एवं राज्य का संबंध आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हमने काफ़ी कुछ विद्यालय प्रबंधन के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और आई होप इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।